हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। 21 मार्च 1988 4 आदमी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी वेटर जूस लेकर आता है और पहला घूंट गले के नीचे उतरते ही एक आदमी अपना गला पकड़कर जमीन पर गिर जाता है और मरने से पहले आखिरी शब्द कहता है, उन लोगों ने मुझे जहर दे दिया है। ये आदमी था स्टैनली एलन मायर्स। जुर्म तेल की जगह पानी पर चलने वाले इंजन की खोज करना। किसने मारा आज तक नहीं पता चला। और ये अकेला ऐसा आदमी नहीं था, बल्कि 1935 में चार्ल्स एच गैरेट पानी पर वाहनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक कार्बोरेटर का आविष्कार करते हैं। नतीजा पेटेंट रिजेक्टेड, टैक्स फ्रॉड का केस और रहस्यमय तरीके से मौत। डेनिस कैलिन नाम के आदमी ने सेम आविष्कार किया, पेटेंट भी मिल गया। फिर सब बंद, कोई प्रोग्रेस नहीं। अपना दावा भी वापस ले लिया और बिना कुछ बेचे करोड़ों डॉलर्स कमा लिए। पता है ये पैसे किसने दिए थे? अमेरिकन मिलिट्री ने। पर क्यों? सब बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कब कब किस किसने तेल की जगह पानी पर वाहन चलाने का दावा किया, उनके साथ क्या हुआ, कैसे तेल के खेल ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। आखिर तेल की जगह पानी पर कोई वाहन चल भी कैसे सकता है, उसके पीछे क्या विज्ञान है। और टोयोटा ने जिस नए इंजन की खोज की है, आखिर वो कैसे काम करता है और कैसे इन सारी चीजों से भारत का एंगल जुड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर ध्यान दीजिए, आखिर तेल की जगह पानी को इस्तेमाल करके वाहन चलाने की कोशिश करने वालों को ऐसा क्यों लगता है कि पानी से वाहन चलाए जा सकते हैं? तो इसका कारण है इतिहास में हुई वो सारी घटनाएं जिन्होंने उन्हें ये विश्वास दिया है। आपको क्या लगता है, क्या हमेशा से वाहन पेट्रोल और डीजल पर ही चलते थे? ऐसा नहीं है। इतिहास में हमने कोयले से, लकड़ी से, चारकोल से, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, हर उस ईंधन से वाहनों को चलाया है जिससे उन्हें चलाया जा सकता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1879 के गैस इंजन से। अमेरिका, कनाडा, लैटिन अमेरिकन देशों में पेट्रोल को गैसोलीन कहते हैं और जो इंजन पेट्रोल पर काम करते हैं उन्हें गैस इंजन कहा जाता है। इसी कारण की वजह से वहाँ पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन कहते हैं। 1879 में कार्ल बेंज ने सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन बनाकर पेट्रोल इंजन पर काम करने वाला दुनिया का पहला वाहन बना दिया। इसके बाद 1897 में रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन बना दिया। इसके बाद 1920 में फ्रेंच इंजीनियर जॉर्ज इम्बर्ट ने वुड गैस जनरेटर बनाकर गाड़ियों में लगा दिया और गाड़ियां लकड़ी पर चलने लगी। लेकिन लकड़ी काट कर सुखाकर दुनिया भर का धुआं खाकर फालतू की सरदर्दी पाले कौन? पेट्रोल तो फटाफट डलता था, आदमी मिनटों में गाड़ी लेकर निकलता था, इसीलिए वुड गैस जनरेटर फेल हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि आखिर वुड गैस जनरेटर कैसे काम करता था। अगर लकड़ी को बिना हवा की मौजूदगी के गर्म किया जाए तो उससे वुड गैस या प्रोड्यूसर गैस निकल जाएगी। अब बस इसे फिल्टर करना है और सीधा इंजन में भेजकर, जैसे नॉर्मल पेट्रोल पर वाहन चलते हैं या सीएनजी पर चलते हैं, ठीक उसी तरीके से वुड गैस पर भी वाहन चल पड़ेंगे। अब जो लकड़ी जिसको आपने गर्म किया है वो चारकोल में बदल जाएगी और इसी चारकोल का इस्तेमाल करके दूसरी लकड़ी को गर्म किया जाएगा, फिर वो चारकोल में बदल जाएगी और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। हालांकि वुड गैस पेट्रोल और डीजल से कम पावर जनरेट करती है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के ना रहने की स्थिति में वुड गैस एक बढ़िया ऑप्शन है। वुड गैस जनरेटर के बाद लोगों को ये विश्वास हो गया कि जो चीज जल सकती है वो वाहनों को चला सकती है। इसके बाद चारकोल और कोयले पर भी वाहनों को चलाया गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 ने सब कुछ ही बदल दिया। आप ये बात तो जानते होंगे कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि जापान ने हमला किया ही क्यों था? अमेरिका तो वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा भी नहीं था। तो उसका कारण है तेल। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान को हो रही तेल की सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका बदला लेने के लिए जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और इसके बाद अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया। अब अमेरिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर जर्मनी के तेल भंडारों को उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे पैदा हुई तेल की किल्लत ने जर्मन सेना में हाहाकार मचा दिया। अब इस नई परिस्थिति से निपटने के लिए जर्मन इंजीनियर्स ने 1920 में खोजे गए वुड गैस जनरेटर्स को टैंकों में, वाहनों में, हर चीज में लगाना शुरू कर दिया। अब तेल की किल्लत सिर्फ जर्मन सेना ही नहीं बल्कि अमेरिका और उसके साथी भी फेस कर रहे थे और अमेरिका ने भी अपने मिलिट्री वाहनों में वुड गैस का जमकर इस्तेमाल किया। अब क्योंकि आम लोगों को तेल तो मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने भी अपना जुगाड़ तुगाड़ लगाकर अपने घरेलू वाहनों में वुड गैस जनरेटर लगा लिए, जो आज भी लोगों के पास देखने को मिल जाते हैं। अब लोगों ने सोचा कि अगर हम लकड़ियों पर गाड़ी को चला सकते हैं तो कोयले पर क्यों नहीं, और उन्होंने कोल गैस पर चलने वाले वाहन अपने आप ही बना लिए। कोल गैस को बनाने के लिए कोयले को गर्म करके उसके ऊपर से भाप गुजारने पर हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और इथिलीन का एक मिक्सचर तैयार होता है, जो सीधा इंजन में भेजकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये खोज भी वर्ल्ड वॉर 2 का ही नतीजा थी। लोग कोल गैस को बड़े से बैग में भरकर अपनी गाड़ियों की छत पर रखते थे और पाइप की मदद से उस गैस को इंजन में भेजा जाता था। ये तेल के
मुकाबले सस्ती पड़ती थी। इसके अलावा अमेरिका ने अपने देश में तेल की रैशनिंग शुरू कर दी, यानी किसको कितना तेल मिलेगा और कितने दिन बाद मिलेगा ये पहले से ही तय किया जाने लगा। बिना तेल के लोगों की जिंदगी रुक गई, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग गई और अमेरिकन अर्थव्यवस्था अपने घुटनों पर आ गई। अगर ये युद्ध कुछ दिन और खिंच जाता तो अमेरिका का बर्बाद होना तय था। ये थी तेल की ताकत। अब यहाँ से अमेरिका को एक बात समझ में आ गई कि अगर उसे दुनिया पर राज करना है तो तेल को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर आप इस बात पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितने भी तेल उत्पादक देश हैं, या तो वो अमेरिका के दोस्त हैं या बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिए गए हैं। सऊदी अरेबिया अमेरिका का दोस्त है। ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, रशिया, इन सबको अमेरिका ने बर्बाद किया है सिर्फ तेल पर कंट्रोल करने के लिए। अब अगर ऐसी कोई तकनीक डेवलप हो जाए जो तेल के चंगुल से लोगों को निकाल दे तो अमेरिका लोगों को कंट्रोल कैसे करेगा? क्या अब आप समझ पा रहे हैं कि जब 1935 में चार्ल्स एच गैरेट ने पानी से हाइड्रोजन बनाकर वाहनों को उस पर चलाया था तो अचानक से वो तकनीक कहां गायब हो गई और कैसे गायब हो गई? स्टैनली एलन मायर्स ने तो सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में गाड़ी में पानी डालकर उसे चलाया था, जिसका नतीजा निकला 21 मार्च 1988 को जहर देके उन्हें मार दिया गया। और कमाल की बात ये है कि उनका डिजाइन कभी भी किसी को नहीं मिला और ना ही ये बात खुली कि उनकी हत्या किसने की थी और क्यों की थी। अब इतिहास की इन दो घटनाओं ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या वाकई में तेल की जगह पानी से वाहन चलाए जा सकते हैं? क्योंकि पानी में कुछ ऐसा मौजूद है जो हर ईंधन में है, वो है हाइड्रोजन। अब जिस भी ईंधन का इस्तेमाल करके हम अपने वाहनों को चलाते हैं उन सब के अंदर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है और कार्बन की मौजूदगी की वजह से वो कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन में से कार्बन अलग कर दिया जाए तो हाइड्रोजन बचेगा जो बिल्कुल क्लीन फ्यूल है, जो जलने पर पानी प्रोड्यूस करेगा। यानी जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पानी मिलेगा, कोई भी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। अब आपको ये कारण समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। अब देखो, आज के समय पानी का इस्तेमाल करके 3 तरीकों से वाहनों को चलाया जा सकता है। पानी की मदद से एसिटिलीन गैस को बना लो। दूसरा, पानी से हाइड्रोजन अलग करके हाइड्रोजन को सीधा फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर लो। तीसरा, हाइड्रोजन की मदद से बिजली पैदा कर लो, यानी फ्यूल सेल। अब ये तीनों तरीके कैसे काम करते हैं इसके बारे में जानने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि किस किसने तेल का विकल्प खोजा और उसके साथ क्या हुआ। 1930 में चार्ल्स एच गैरेट ने इलेक्ट्रोलिटिक कार्बोरेटर बनाया। ये एक ऐसा डिवाइस था जो पानी में से हाइड्रोजन को अलग करके हाइड्रोजन को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता था, जिसके पेटेंट को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि पानी से हाइड्रोजन अलग करने में ज्यादा ऊर्जा खर्च की जा रही है, जबकि हाइड्रोजन से उतनी ऊर्जा नहीं मिल रही, तो ये एक बेकार का डिजाइन है। बाद में लड़ झगड़ कर गैरेट को पेटेंट तो मिल गया, लेकिन किसी ने भी उनकी इस खोज में पैसा नहीं लगाया। क्या पता अगर उन्हें पैसा मिलता तो शायद टेक्नोलॉजी में सुधार हो जाता। 2003 डेनिस क्लेन, इन्होंने भी हाइड्रोजन पर चलने वाले वाहनों का एक मॉडल तैयार किया, पेटेंट भी मिल गया, लेकिन बाद में खुद ही अपना दावा वापस ले लिया। लेकिन अमेरिकन मिलिट्री ने इनके आइडिया में जबरदस्त फंडिंग करी और आज ये अमेरिकन मिलिट्री के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम करते हैं। 2002 में जेनेसिस वर्ल्ड एनर्जी ने एक ऐसे डिवाइस की खोज करी जो सीधा पानी से हाइड्रोजन को अलग करके इंजन के अंदर ईंधन की तरह इस्तेमाल करता था और 2005 में इन्हें फ्रॉड के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इनके डिवाइस और डिजाइन सरकार ने सीज कर लिए। सन 2002 में जापान की एक कंपनी जेनपेक्स वाटर एनर्जी सिस्टम्स हाइड्रोजन की मदद से बिजली बनाकर वाहनों को चलाने का दावा करती है और 2009 में कंपनी बंद हो जाती है। जब कंपनी के डायरेक्टर से ये पूछा गया कि आप कंपनी क्यों बंद कर रहे हैं, तब उन्होंने ये जवाब दिया कि पावरफुल लोग ये नहीं चाहते कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी मार्केट में आए। हालांकि उनके दावों को साबित करने के लिए उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, लेकिन सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों हो रहा था। 2008 में एक श्रीलंकन इंजीनियर तुषारा परिमल इद्रीसिंघे श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रत्नासिरी विक्रमसिंघे के सामने पानी से इंजन को चलाकर दिखाते हैं और श्रीलंकन प्रधानमंत्री उन्हें पूरा सपोर्ट करने के लिए कहते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर श्रीलंकन इंजीनियर तुषारा फ्रॉड के केस में फंस जाता है। फिलीपींस के एक इन्वेंटर डैनियो डिंगल ने पानी की मदद से वाहनों को चलाने का दावा किया और सन 2000 में फॉर्मोसा प्लास्टिक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें वो दोनों मिलकर इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल करना चाहते थे। लेकिन 2008 में 82 साल की उम्र में वो फ्रॉड के केस में फंस गए और उन्हें 20 साल की जेल हो गई। इसके अलावा पाकिस्तान से गुलाम सरवार, आघा वकार और भारत के मध्य प्रदेश से रईस मकरानी, इन तीनों ने पानी पर वाहन चलाने का दावा किया, जिसमें से रईस मकरानी ने तो नेशनल टीवी पर यानी डीडी न्यूज पर बकायदा इंटरव्यू भी दिया है और दिखाया भी है कि कैसे पानी पर वाहन चल सकता है। लेकिन फिर भी लोग आज उन्हें भूल चुके हैं। पर क्यों?
क्यों? आइए बताता हूँ। देखिए, पानी के साथ कैल्शियम कार्बाइड मिलाने से एसिटिलीन गैस निकलती है जो बिल्कुल पेट्रोल की जगह इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ये अकेला कारण काफी नहीं है जिसकी वजह से हम ईंधन के रूप में कैल्शियम कार्बाइड और पानी को इस्तेमाल करें। अब जरा सुनिए दिक्कतें कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहली परेशानी, एसिटिलीन गैस जबरदस्त फ्लेमेबल है, यानी अगर लीक हुई तो नो इफ नो बट, सीधा ऊपर का पत्ता कट। इसका टैंक किसी बॉम्ब की तरह फटेगा। इसके अलावा इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में आर्सेनिक और फास्फोरस भी निकलते हैं जो सेहत के लिए जबरदस्त नुकसानदेह हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि पानी भरपूर मात्रा में मिल जाएगा, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड ये इतनी आसानी से नहीं मिलता और इतना भी सस्ता नहीं है। और कमाल की बात ये है कि कैल्शियम कार्बाइड प्रकृति में नहीं पाया जाता, इसको बनाना पड़ता है और इसे बनाने में जो खर्चा होता है अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो तेल सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा जब ये पानी से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है जो उस टैंक के अंदर परत दर परत मोटा होता जाता है, जिससे टैंक की क्षमता घटती है और इसे साफ करना आसान नहीं है। मतलब खर्चा तो होगा दुनिया भर का, उसके बाद रिस्क भी है हैसियत से बाहर का। तो क्या फायदा हुआ ऐसे जुगाड़ का? अब जरा बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन को डायरेक्ट इंटरनल कंबस्टन में इस्तेमाल करने से कौन कौन सी परेशानियां जुड़ी हैं, जबकि ये टेक्नोलॉजी तो काफी पहले ही डेवलप हो चुकी थी। सबसे पहली परेशानी, हाइड्रोजन को स्टोर करना। ये तो लीक होते ही आग पकड़ती है। दूसरी समस्या, इसका प्री इग्निशन। तापमान ज्यादा होने की स्थिति में हाइड्रोजन को जिस समय पर जलना चाहिए ये उससे पहले ही जल जाएगी, जिसकी वजह से इंजन से आवाजें आएंगी और नुकसान भी हो सकता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए इंजन में मॉडिफिकेशन भी की जाएंगी, जिनसे वैसे ही खर्चा काफी बढ़ जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हाइड्रोजन के जलने पर वाटर वेपर निकलेगा, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनेंगे जो कि वातावरण के लिए हानिकारक है। और आखिरी परेशानी, प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन को बनाना एक महंगा प्रोसेस है। अब जब तक ये बड़े स्केल पर नहीं किया जाता तब तक हाइड्रोजन इंजन बनाकर कोई फायदा नहीं होने वाला। अब बचता है आखिरी, यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जिसमें हाइड्रोजन की मदद से बिजली बनाई जाती है और लास्ट में सिर्फ पानी ही बाहर निकलता है। ये हाइड्रोजन को डायरेक्टली इंजन में इस्तेमाल करने से सस्ता पड़ता है। अब जरा फ्यूल सेल के ऊपर बात कर लेते हैं। कहाँ से आया, किसने बनाया और कैसे बनाया? सन 1800 में विलियम निकोलसन और एंथनी कार्ल इसली बिजली की मदद से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं, जिसे नाम दिया गया इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद विलियम ग्रूव नाम के एक वैज्ञानिक ने निकोलसन और एंथनी के द्वारा लिखे गए नोट्स को पढ़ा और उन्होंने ये सोचा कि वो अगर हाइड्रोजन को तोड़ दें और दोबारा ऑक्सीजन के साथ उसे रिकम्बाइन कर दें तो शायद उससे बिजली पैदा हो जाए। और हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए उन्होंने प्लेटिनम का इस्तेमाल किया और जैसा उन्होंने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस जमाने में इसे नाम दिया गया गैस बैटरी, जो आज फ्यूल सेल के नाम से फेमस है। अब फ्यूल सेल होता है एक सैंडविच की तरह, जिसमें बीच में इलेक्ट्रोलाइट, एक साइड कैथोड और दूसरी साइड एनोड होता है। अब जैसे ही हाइड्रोजन एनोड के ऊपर से गुजरती है तो एक कैटलिस्ट यानी कि प्लेटिनम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ देता है। अब ये जो प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन से पार निकलकर कैथोड की साइड पर चला जाता है। अब आपको समझाने के लिए मैं अपने उदाहरण में जिस मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, या फिर लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। अब प्रोटॉन तो कैथोड की साइड पहुंच गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो एनोड को पार नहीं कर पाएगा, बल्कि उसे एक दूसरा रास्ता दिया जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन सीधा जाएगा मोटर के पास, जहां पर ये उसे चलाकर कैथोड पर जाकर प्रोटॉन से जा मिलेगा। अब क्योंकि मोटर चली है तो इस मोटर की मदद से गाड़ी के पहिए भी चलेंगे और गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब इस कैथोड के ऊपर सीधी हवा, जिसमें 21% ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगी और एग्जॉस्ट पाइप से निकलेगा पानी। बस इतना ही है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। यही है इसका बेसिक प्रिंसिपल। इसे आप वाटर व्हील के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी वाटर व्हील की मदद से मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, ठीक उसी तरीके से हाइड्रोजन की केमिकल एनर्जी को फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ये दोनों सिस्टम लगातार दिए जा रहे इनपुट पर निर्भर करेंगे। वाटर व्हील के केस में पानी को लगातार बहना पड़ेगा, ठीक उसी तरीके से फ्यूल सेल के केस में हमें लगातार हाइड्रोजन चाहिए। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि जी जो गाड़ी फ्यूल सेल पर चल रही है, जब उसके एग्जॉस्ट से पानी निकल रहा है, क्यों ना इसी पानी से हाइड्रोजन बना ली जाए, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करके, और फिर इसी हाइड्रोजन को वापस फ्यूल सेल में घुमा दिया जाए। अब अगर ये चीज हम सोच सकते हैं तो क्या वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के दिमाग में ये बात नहीं आई होगी? और अगर उन्हें ये बात पता है तो वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे हैं? समस्या कहाँ पर है? ऐसा करने पर जितनी ऊर्जा हमें हाइड्रोजन सेल से मिल रही है, हमें उससे कई अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी।
इसीलिए ऐसा नहीं किया जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ इतना आसान है तो अभी भी हम फॉसिल फ्यूल से क्यों चिपके बैठे हैं, फ्यूल सेल इस्तेमाल क्यों नहीं करते? भाई साहब, उसका कारण है कि हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस करें। अगर पानी से प्रोड्यूस करोगे तो उसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, और अगर किसी हाइड्रोकार्बन से पैदा करोगे तो उसके लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी कहां से आएगी? यानी फॉसिल फ्यूल तो जलाने ही पड़ेंगे। यही है वो सबसे बड़ी समस्या जो इस टेक्नोलॉजी के रास्ते में रोड़ा बनकर बैठी है। अब जरा जान लेते हैं कि पानी से हाइड्रोजन कैसे अलग की जा सकती है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। पानी लो, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डालो, डीसी करंट छोड़ दो। ध्यान दो, डीसी करंट, एसी मत छोड़ देना, अभी बताऊंगा क्यों। और जैसे ही करंट घूमेगा, कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी। अब देखो, डीसी करंट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि करंट की डायरेक्शन ना चेंज हो, क्योंकि एसी करंट में तो डायरेक्शन बार बार बदलती है, और अगर डायरेक्शन बार बार बदलेगी तो इलेक्ट्रोड की पोलैरिटी भी बदल जाएगी और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा। पोलैरिटी बदलने से मेरा मतलब है कि जो इलेक्ट्रोड एक बार कैथोड है, पोलैरिटी बदलते ही वही एनोड बन जाएगी और लगातार ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा? हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए डीसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। अब टोयोटा जो गाड़ी बना रही है उसमें फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1992 में, और 2014 में मिराई नाम की हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली पहली गाड़ी बना दी गई, जिसे 2021 में मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। आइए अब जानते हैं तेल का खेल भारत से कैसे जुड़ा हुआ है। इस चीज को समझने के लिए आपको 6 अक्टूबर 1973 में शुरू हुई योम किपुर वार के बारे में समझना पड़ेगा। इजिप्ट और सीरिया अचानक से इजराइल पर हमला कर देते हैं। अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। तेल का काम धंधा करने वाले देश अमेरिका से नाराज हो जाते हैं। हाँ जी, अमेरिका से भी लोग नाराज होते हैं। इसके बाद ओपेक देश यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अमेरिका, नेदरलैंड, पुर्तगाल और सऊदी अरेबिया पे ऑयल एम्बार्गो लगा देते हैं। एम्बार्गो बोले तो मतलब तुमको तेल ना मिलने वाला, हम तो देंगे ना, जहाँ से मिलता हो वहाँ से ले लो। अब भैया तेल ही इन देशों के पास था तो और कहाँ से ले? ये एम्बार्गो 19 अक्टूबर 1973 को लगाया गया था। इन देशों ने ऑयल प्रोडक्शन को कट कर दिया। अचानक से तेल के दाम आसमान छूने लगे। अमेरिका में तेल की लूट पिटाई होने लगी। लोग अपने देश की सरकार को गरियाने लगे। इसके बाद युद्ध खत्म हुआ, कुछ दिन हबीबी हबीबी हुआ और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन अमेरिका ने सबक सीख लिया। इसके बाद अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से कहा, अपन तेरे को पैसा देगा, हथियार देगा, तेरे घर तक किसी का भी लड़ाई झगड़ा नहीं आने देगा, ये सारी टेंशन मेरी, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा, और वो ये कि अब से तुम तेल डॉलर में ही बेचोगे। मतलब अगर कोई डॉलर दे तो उसे तेल दे दो, और किसी के पास डॉलर ना हो तो उससे कहो कि मार्केट से डॉलर खरीद के लाए और तुमको दे, उसके बाद ही तुम तेल दोगे। यहाँ से पैदा हुआ पेट्रो डॉलर। इससे वैश्विक तौर पर डॉलर की डिमांड बढ़ गई और अमेरिका बिना डॉलर की वैल्यू गवाए धड़ाधड़ नोट छापने लगा, और इस तरीके से डॉलर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन गया। यानी एक ऐसी करेंसी जिसको हर देश अपने पास होल्ड करके यानी रोक कर रखना चाहता है। हालांकि बाद में यूरो और बाकी करेंसी में भी ट्रेड होने लगा, लेकिन डॉलर का दबदबा आज भी जारी है। अब अगर अमेरिका किसी देश पर प्रतिबंध लगा दे कि भैया तुम व्यापार करने के लिए डॉलर का इस्तेमाल तो ना करोगे, जैसे रशिया के डॉलर्स को फ्रीज कर दिया, तो जरा ये बताओ उन डॉलर्स को इकट्ठा करने का फायदा क्या हुआ? अर्थव्यवस्था हिला दी ना। अब कल को भारत का युद्ध हो जाए और अमेरिका भारत के खिलाफ हो तो सबसे पहले भारत में आने वाले तेल का गला घोंटा जाएगा, और अगर अमेरिका खिलाफ ना भी हो तो भी अलग अलग देश एक दूसरे की फ्यूल सप्लाई को ही सबसे पहले काटते हैं। उस स्थिति में हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बचाएंगे? इसीलिए रशिया का साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना सस्ता हमें तेल मिलेगा उतना ज्यादा पैसा बचेगा और डेवलपमेंट तेजी से होगा। इसीलिए भारत ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों की खोज कर रहा है, करनी भी चाहिए, और ग्रीन हाइड्रोजन उसी दिशा में एक प्रयास है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर 4 जनवरी 2023 को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई। तेल पर निर्भरता घटते ही हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका के प्रभाव से बाहर निकलना शुरू कर देगी। ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है, जिसमें अगर भारत को अपनी चौधराहट दिखानी है तो तेल पर निर्भरता कम करनी ही होगी और दूसरा विकल्प नहीं है। जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो सिर्फ एक ही चीज ऐसी थी जो मैं नहीं समझ पा रहा था कि इतिहास में पानी से वाहन को चलाने वाले जितने भी इन्वेंटर हुए वो सारे के सारे फ्रॉड कैसे निकले। क्या ये इत्तेफाक है या कुछ और? इस वीडियो से जुड़े हुए सारे रिसर्च पेपर्स, पेटेंट्स और न्यूज आर्टिकल्स आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट और डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको डीजल इंजन की कहानी जाननी है तो उसकी वीडियो मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।